प्रणमीय शीर्षाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयणि समुक्कीर्तनं मोक्षम्। अणु अणु के समूह से, पिंड से बना यह शरीर रूप मशीन का गाड़ी कह सकते आप इसको, उसका एक एक पुर्जा, एक एक स्पेयर, जो एक एक अवयव है, एवरी यूनिट ऑफ द बॉडी, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है, किसके निमित्त से ये सब कुछ होता है, आकार प्रकार आदि, ऐसे कर्मों की चर्चा यहाँ से चल रही है। इवन स्पेयर मतलब कोई शरीर के स्पेयर की बात नहीं है, आत्मा का भी सोच विचार ढंग ये सब कुछ कर्मोदय से प्रभावित होता रहता है। अपने पुरुषार्थ का अवसर निरंतर जागृत रहता है। कोई जबरदस्ती से कर्म हमको हमारा भाव विकृत कराए ऐसा भी सचमुच नहीं, लेकिन हमारे भावों का भी निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्मों के साथ होता रहता है। कुछ कर्मों की प्रकृतियों का हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कल 33वीं गाथा यहाँ से चल रही थी, जिसमें 3 प्रकृतियों का ज्ञान कराया जा रहा था। आतप भी कहते हैं, उद्योत और अग्नि। अग्नि के बारे में मैंने कहा था कि 93 नाम कर्म की प्रकृतियां है, उसमें स्थावर के अंतर्गत जो अग्निकायिक है वह भाव से संबंध रखती है। जीव के प्रभाव अभाव से कोई मतलब नहीं है उसका। ये अग्नि नाम कर्म कुछ अलग ही है, जिसकी गिनती अक्सर नहीं होती। ऐसी तो कई सारी प्रकृतियां हैं जो 148 के बियॉन्ड है। तो मैंने कल कहा था कि अग्नि जिसका मूल भी उष्ण और प्रभा भी उष्ण, आतप की इस नाम कर्म के उदय से मूल तो शीतल रहता है और प्रभा उष्ण रहती है। और उद्योत इस नाम कर्म के उदय में मूल शीतल रहता है, प्रभा भी शीतल रहती है। चंद्र के साथ साथ तारा, नक्षत्र, चंद्रकांत मणि ये सब समाहित समझना। साथ साथ ये जो चंद्रमा आदि नक्षत्र वगैरह है, ये तो बादर पर्याप्तक पृथ्वीकायिक है। सूर्य में भी ऐसा समझना। ये आतप नाम कर्म का उदय भी बादर पर्याप्त पृथ्वीकायिक में ही होता है। कुछ विशेष बात यह है कि कल सुबह और चर्चा चलेगी तत्वार सूत्र में। जब कर्म के उदय की चर्चा आई तो ऐसा बताया, उद्योत नामक नाम कर्म का उदय 5वें गुण स्थान तक पाया जाता है। इसका मतलब ये और तिर्यंचों में ही होता है, ये ऐसा भी उल्लेख है स्पष्ट। इसका मतलब ये फलित हुआ है कि संगी पंचेंद्रिय तिर्यंचों में भी, ये मछलियां वगैरह मैंने थोड़े दिन पहले कहा था, ये इसका अच्छा उदाहरण है। जो चमकदार ही हो इतना ही नहीं, चमक से कोई मतलब भी नहीं सचमुच यहाँ पर, जिसकी प्रभा शीतल हो और अंतर में भी शीतल हो। तो उद्योत नाम कर्म का उदय कहां पर आ सकता है? तो ये 5 इंद्रिय तक संभव है और 5वें गुण स्थान तक हो सकता है, और तिर्यंचों में ही बोला है। और जुगनू आदि कुछ फायर फ्लाइज होते हैं, वो हो सकता है 4 इंद्रिय जीव होवे।
इसलिए पंचेंद्रियों का, मछलियों का उल्लेख अलग सा कराया। और चंद्रमा आदि कहते हैं वो एक इंद्रिय। लेकिन ये बात का भी उल्लेख मिलता है कि आतप नाम कर्म का उदय मात्र और मात्र बादर पर्याप्तक पृथ्वी कायिक में ही होता है। इसलिए 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय कहीं भी आतप नाम कर्म का उदय संभव नहीं है। आतप नाम कर्म का उदय मात्र बादर पर्याप्तक पृथ्वी कायिक में, वो भी बादर और वो भी पर्याप्तक, सूक्ष्म में नहीं और अपर्याप्तक में भी नहीं। और उद्योत में भी समझना, यदि चंद्रमा आदि है ये पृथ्वी कायिक, तो वो भी बादर पर्याप्तक लेना। और फिर बाकी आगे जुगनू जीव आदि 5 इंद्रिय तक के जीवों का उल्लेख उद्योत में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये गाथा हमारी वैसे पूरी हो गई है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए, तत्व और सूत्र आप सबके पास है। एक नया प्रकरण चलेगा, रोचक चलेगा, वैसे सरल है लेकिन देखते हैं इसको। तत्व और सूत्र के आधार से पहले देखें हम, फिर हम इसकी गाथाएं पढ़ने का प्रयास करेंगे। तत्व और सूत्र होगा एक हाथ मुझे भी दे देना कोई। इसमें आप 8वां अध्याय खोलना है आपको, और 8वें अध्याय में जो नाम कर्म के 93 भेद बताए गए हैं, वह वाला सूत्र आप लोग सब खोलिए। मैं कुछ विशेष बात आपको पढ़ के दिखाऊंगा। वैसे मैं वैसे ही प्रश्न पूछूं, आप सब लोगों ने तत्वार सूत्र पढ़ा है, बिना देखे कोई मुझे बोलेगा नाम कर्म के कितने भेद है? विशेष विवक्षा का किया गया प्रश्न है, साधारण प्रश्न होता। यहां पर कितनी 42 प्रकृतियों का उल्लेख किया है। वेरी नाइस। एकदम ही नई विवक्षा यहां पर डाली है। मैं थोड़ा बहुत लेने का प्रयास करता हूं। 8वीं वालों को तो पूरा डिटेल में लिया था जितना संभव था। देखते हैं, एक बार सूत्र पढ़ ले। 8वें अध्याय का ये सूत्र क्रमांक में मेरे हिसाब से आप पढ़ेंगे। देखिए, मैं तीसरे सूत्र का एक शब्द पढ़ूंगा, बोलिए वैसे क्या पढ़ूंगा, आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? तीसरे सूत्र का एक शब्द पढ़ूंगा, बोलिए मैं क्या पढ़ूंगा? इस तरफ होगा, एक हाथ इस तरफ दे दो। नहीं है अभी, जिनेंद्रार्चना नहीं है अभी, कहाँ चली गई फिर? इसमें का कौन सा शब्द पढ़ूंगा मैं अभी? प्रकृति। वेरी नाइस। फिर मैं चौथे सूत्र का एक शब्द पढ़ूंगा, नाम, ये भी ठीक। और फिर सीधा फिर सूत्र पढ़ूंगा 5वां, उसका शब्द मैं पढ़ूंगा, बोलिएगा कोई? द्विचत्वारिंशत्। ठीक है, द्विचत्वारिंशत् 42 अंक नाम ममतो गति। ठीक है, सब समझ रहे? और फिर ठेठ अभी कौन सा सूत्र पढ़ूंगा मैं? आप लोग तो समझदार हो। 11वां सूत्र एक बार देख ले। ये बराबर 42 आपको मिलेंगे। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग। शरीर और अंगोपांग अलग अलग सा, वो तो उन्होंने जो हाइफन बीच में डाला है वो तो जस्ट फॉर कन्वीनियंस है। इतना लंबा चौड़ा सूत्र है, कहां कहां पर ब्रेक देना उसके लिए, बीच में आप ब्रेक नहीं देना, इसके लिए है वो। शरीर, अंगोपांग, निर्माण। कोई गिनता जा रहा है? मैं तो अंत में कहूंगा 42 हो गए, तो आप गिनते जाओ कोई। निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, संगनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अनुपूर्वी, अगुरलघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, व्यायोगतय, प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर, आदे, यशस, कीर्ति, क्षेत्राणी, तीर्थंकरत्वम च। कितने हैं? बिल्कुल गलत। कॉन्फिडेंटली कौन बोलेगा?
जिसको पूछा है वो बोलो, बीच में पक पक मत करो, बोलो। 31 एब्सोल्युटली रॉन्ग माय डियर। 29 अगेन रॉन्ग। सुनो, अब देखो 32 मिलते हैं क्या, देखो चुपचाप सुनो। अभी गिनती तो मैंने की नहीं है, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं। गिनती कोई कर रहा है क्या? करने वाले बताए। 30 32 नहीं हो रही है। एक हाथ की टोटल हुई होगी 32, तो हाथ ऊपर करो। चलो सुनिए, चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिए, सभी यहां पर ध्यान दीजिए, फिर देखते हैं। देखो इसमें 42 की 93 कैसी होगी, ये भी हम थोड़ा सा देखेंगे। पहले ये पिंड प्रकृतियां 14 आएगी इसमें, हम उसको देखेंगे पहले। व्हाट इज पिंड? पिंड मतलब समूह। आपने सुना होगा पिंड खजूर, समूह में रहते हैं। आपने सुना होगा पिंड शुद्धि। पिंड शुद्धि नहीं सुना? किसी ने भी नहीं सुना? पिंड शुद्धि कही किसी ने भी नहीं सुना? ओ, 90 वाले नहीं है मंगलारती। कौन है? मनन तो होकर न हो बराबर ही है, क्योंकि वो तो ऑलमोस्ट रहा ही नहीं। तुषार तो उसको माइक चाहिए, तुषार को। देखो मैंने अभी मुनि स्वरूप लिया था 6वीं ढाल के अंतर्गत, उसमें मैंने पिंड शुद्धि का बताया था। पिंड मतलब होता है आहार। जहां पर पिंड शुद्धि शब्द आएगा वहां पर आहार शुद्धि समझना। क्यों? क्योंकि आहार होता है वो समूह में होता है, उसका एक पर्टिकुलर नेम निश्चित कर दिया, पिंड शुद्धि। पिंड शुद्धि मतलब आहार शुद्धि मुनि के प्रकरण में। खैर मुझे तो पिंड मतलब यहां पर समूह ऐसा बताना है। तो देखिए पिंड प्रकृतियों को हम देखें पहले। 14 कौन कौन से? गति 1, इसके अंतर्गत 4 खुलेगी। जाति 2, 5 इसमें खुलेगी। शरीर 3, इसमें 5 खुलेंगे। अंगोपांग 3, अंगोपांग में कितने खुलेंगे? औदरिक, आहारक, वैक्रिक। कहा गया निर्माण। सॉरी, अभी एक काम करना, थोड़ा सा ये थोड़ा सा अभी दिमाग से ही काम चलाना पड़ेगा। वैसे ये निर्माण, ये पिंड प्रकृति नहीं है। अब बंधन, ये पिंड प्रकृति है। निर्माण को आप अलग सा लिखो। 14 प्रकृति, पिंड प्रकृति अलग सा लिखो। ये आप टेबल बनाओ, जो बना सकते हैं। जो बना सकते हैं मतलब एक 8वीं वालों ने तो आपने वहां पर बना लिया है, लेकिन यहां आपने खोल लिया है वो उसको, ठीक है। तो पिंड प्रकृति 14 गिना रहा हूं मैं यहां से। तो निर्माण ये पिंड प्रकृति नहीं है, ये लोन सोलो प्रकृति है। ये बंधन ये पिंड प्रकृति है, इसके भेद बनेंगे 5। संघात प्रकृति, इसके भेद बनेंगे 5 शरीर, उस संबंधी 5 बंधन और उस संबंधी 5 संघात। ये आपके पास भी नहीं है क्या ग्रंथ? है? तुम यहां वहां क्यों गुमसुम से? पापा जी की याद आ रही क्या तुमको? नहीं याद आ रही? चलो आगे। संस्थान पिंड प्रकृति है, इसमें 6 गर्भित है। 1 कहा 6 समझना। संगनन 1 कहा 6 समझना, यह भी पिंड प्रकृति है। स्पर्श 1 कहा 8 समझना। रस 1 कहा 5 समझना। गंध 1 कहा 2 समझना। वर्ण 1 कहा 5 समझना। अनुपूर्वी 1 कहा 4 समझना। विहंगति 1 कहा 2 समझना। अभी देखिए ये अनुपूर्वी के बाद यहां पर अगुरु लघु है। अपन ने यहां पर फिर से लिंग तोड़ी है, आपके ज्ञान में आ गया होगा ये, है ना। अगुरु लघु को अभी एक काम करिए आप सब, ये अगुरु लघु को निर्माण के साथ लिखिए अलग सा। इसको निर्माण, अगुरु लघु, उपघात, परघात। ये आप ऐसे लिखेंगे, ये सिंगल प्रकृति के रूप में, सोलो ऐसे लिख सकते हैं आप।
तो कितनी प्रकृतियां हुई 16 में? 4 हो गई। कौन कौन सी? निर्माण, अगुर लघु, उपघात, परघात। बोलो नहीं कोई बीच में, मेरे अनुसार चलते चलो, आगे बढ़ते हैं। फिर उपघात परघात हो गए, फिर आतप और उद्योत भी उसमें डाल दो। कितनी हो गई सिंगल प्रकृतियां? 6। फिर आगे उच्छ्वास एक ले लो, कितनी हो गई? 7 हो गई। ठीक, बस इनफ इनफ। और ठेठ अभी तीर्थंकर की तरफ बढ़ो। तीर्थंकर 1, 8। इन 8 प्रकृतियों को अगुरुराष्टक ऐसा बोलते हैं। अगुरुराष्टक गोमट सार में आया इसके लिए शब्द। क्यों? जैसे अष्टक होता है ना अपने द्रव्यों का, अष्टक, महावीराष्टक, 8 का सेट। तो ये अगुरु आदि सिंगल ये 8 प्रकृतियां, इसका सेट, इसको कहते हैं अगुरु राष्ट्रक। इसमें बहुत सारी बातों की कुछ समानता है, कुछ विशेषता इन 8 की। ये 8 एकदम सिंगल प्रकृतियां है। 14 पिंड प्रकृतियां हमने पूरी गिनाई। अभी बची हुई प्रकृतियों की तरफ थोड़ा सा बढ़ो। प्रत्येक मिल रहा है? प्रत्येक हो गया। शरीर, सॉरी, प्रत्येक शरीर, ये तो एक शब्द है, प्रत्येक शरीर। अभी अंत का एक सेत्राणी शब्द है ना, सेत्राणी, उसका शब्दशार्थ करो स प्लस इतर। इतराणी तो वो बहुवचन के रूप में यूज किया। तो अदर मतलब अपोजिट विलोम भी ले लेना। तो प्रत्येक शरीर साधारण शरीर, प्रत्येक साधारण। अब ये 10 प्रकृतियां मैं गिनाऊंगा, इसको दुग्धश ऐसा उल्लेख है जिनागम में। क्या? दुग्धश। पिंड प्रकृतियां 14, युगल प्रकृतियां 10 और सिंगल प्रकृतियां 8। ध्यान रखना, विहायो गति को युगल में नहीं डालना है। आप समझ रहे सब? ध्यान रखना, गंध को भी आपको युगल में नहीं डालना है, क्योंकि गंध के अंतर्गत भी 2 है, विहायो गति में भी 2 है। यहां पर वो अपेक्षा नहीं, ये पिंड प्रकृतियों में गिनाया। और ये पर्टिकुलर सेट, ये जो क्रम चलेगा अभी सेट, ये प्रशस्त अप्रशस्त वाला का बात है। ये वो उसका, हालांकि विहायो गति में भी प्रशस्त था, लेकिन वो पिंड प्रकृति में जाएगा। अभी देखिए, प्रत्येक शरीर साधारण शरीर, त्रस स्थावर, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, शुभ अशुभ, सूक्ष्म बादर, पर्याप्ति अपर्याप्ति, स्थिर अस्थिर, आदे अनादे, यशस कीर्ति अयशस कीर्ति। हो गया ये? कोई प्रकृति रही हो तो बताओ अभी। बस एक निर्माण बीच में फंस गई थी। आपके ज्ञान में है ये? और कुछ ज्ञान में है आपके? बस ये निर्माण अलग सा अपने अगुरु राष्ट्रक में डाल दी थी। चलिए, तो पिंड प्रकृति हो गई 14, युगल प्रकृति हो गई 10। तो 10 यहां पर 32 आई है कुल। अभी आप गिनेंगे, आप फिर से गिनना अक्षत, बराबर 10 मिलेगी युगल। तो सेत्राणी है ना, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे 20 मिलेगा। 20 और वे 14, 34, और अगुरु राष्ट्रक ये 8, ये बराबर 42। ये क्या कह रहे हैं इसको? शब्द क्या डाल दिया इन्होंने? द्विचत्वारिंशत्। तो ये 42 प्रकृतियों का सेट आ गया। बोलो कोई बात? अरे वो तो अवंतर भेद तो कितने बनेंगे मेरे भैया, ऐसा नहीं। उसको तो 2 अलग अलग, वो बात ही अलग है उसकी। ठीक है, चलिए। ये बोल रहे हैं निर्माण के भी 2 भेद बनते हैं, एक तो लोकेशन डिसाइड करने वाला और एक तो माप पैरामीटर निश्चित करने वाला। आप समझ रहे हैं? ये 2 गिनाए थे। बोलो क्या? स्थान निर्माण और प्रमाण निर्माण। आप क्या बोल रहे? पद कहां से शब्द उठाया आपने? कॉन्फिडेंट? श्योर? तुम लोग देखो क्या है। हाँ, प्रमाण निर्माण और क्या? किसमें से पढ़ रहे? ओके, ये प्रमाण है। प्रमाण में तो डायमेंशंस, मतलब देखो,
आंख पैदा हुई, मैंने तो इनको खूब लिया है, आप सब नोट्स रेफर करें, नहीं तो ये सब रिकॉर्डेड भी है सब। मैं बहुत साइंटिफिकली एक एक चीज सिद्ध करी कि एक चीज होने में कितनी कर्म प्रकृति कैसे कैसे काम करे फंक्शन में। तो जैसे आंख होगी तो ये तो पहले अंग होगा तैयार, तो अंग का उदय नामकर्म का, फिर उपांग, उसमें वो आंख फिट होगी, फिर आंख फिट होगी वो कितने साइज की होगी, इसके लिए वो निर्माण काम करेगा। कौन सा? प्रमाण निर्माण। उसका लोकेशन क्या होगा? प्रॉपर स्थान निर्माण। ये गैप कितना होगा बीच में, वो अंग, फिर अंगोपांग सेट करेगा उसको। आप सब समझ रहे? सब एक एक चीज, सब एक एक के लिए एक एक कर्म प्रकृति है। यहां पर तो 148 ही बताई है, न तो एक एक नस नस बता देते आपने को, लेकिन अपन कहां तक पढ़ते, एक मोटी रूपरेखा इन्होंने बता दिया हमको। ठीक है, चलते हैं। अब ये तत्व और सूत्र की बात हुई। अब आइए अपनी गाथाओं की तरफ बढ़ते हैं। अपन गाथाओं की तरफ आना है। आइए गाथा की तरफ। ये 5 गाथाएं चलेगी, अब सबके सामने है। ये 34 से लेकर 38 तक की गाथा है। सब रेडी है? ठीक है, एक गाथा पढ़ेंगे एक साथ। देहे अविना भावी बंधन संघात इदि अबंधु दया वर्ण चौके भिन्ने गहि दे चत्तारि बंधु दये। बस देखिए, इसकी विषय वस्तु में थोड़ी बताओ आपको। इसमें त्रिभंगी को समझाना है। ये कृष्ण वाला त्रिभंगी नहीं चल रहा है यहां पर। कृष्ण का एक नाम त्रिभंगी लाल है ना, 3 जगह से मुड़ा है। एक तो कमर में मुड़ा है, एक तो पैर मुड़े है, और एक तो मुरली पकड़े वाला त्रिभंगी लाल कहते उसको। तो देखिए, बैंड तो आएंगे, ऐसी क्रिया करेंगे तो कैसे नहीं आएंगे। ये वो त्रिभंगी की बात नहीं चल रही है ना, वो सप्तभंगी की बात करना है यहां पर। कौन सा सप्तभंग? स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति आदि, वो बात नहीं यहां पर। ये त्रिभंगी मतलब बंध, उदय, सत्ता, इन तीनों की चर्चा चलेगी। तो यहां पर वैसे तो गोमटसार कर्मकांड का 2रा अध्याय है, स्पेशली इसी के लिए डेडिकेटेड है। उसकी तो अभी अपनी को चर्चा ही नहीं करनी है, और बहुत बड़ा पैच है वो, इससे दुगना वो सिलेबस है पूरा। अभी तो हमको रफ आइडिया लेनी है कितने कर्म की सत्ता रहती है, कितने का उदय रहता है और कितने का बंद होता है, ये चर्चा चलेगी। आपको 2 शब्दों से मैं थोड़ा सा परिचित कराऊं पहले। देखिए 34वीं गाथा का बंध उदय, 2 शब्द यहां के देखिए। मैंने तो तोड़ के बोले हैं इसलिए 2 हो गए हैं, हालांकि वो है तो एक ही शब्द। आपके पास नहीं है ग्रंथ? नहीं, उसके पास है क्या? नहीं है? क्या बात है, उस दिन तो बहुत थे। नहीं, बहुत सारा सेट था, पहले दिन लाए थे कहीं से। कितने जनों के हाथ में गोमट सर? हाँ, आ गया क्या? क्यों, कमरे पे तो नहीं छोड़ के आए कोई? कमरे पे कौन छोड़ के आया? हाथ ऊपर करना। कमरे पे गलती से छूट गया हो, है कोई? चलो ठीक है। देखिए, ये बंध उदय 2 की चर्चा चलेगी इसमें। फिर बिल्कुल 38वीं गाथा देखिए, उसमें एक शब्द पढ़िए, बोलो समय। सत्य पैड़ी हो तो प्रकृति की बात चल रही है, सत्ता। तो 38वीं गाथा में सत्ता की चर्चा करेंगे, और 34, 35, 36, 37 में 4 गाथाओं में बंध और उदय की चर्चा करेंगे। बाकी सब सत्ता की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलते हैं। देखिए, देहे अविनाभावी, जो शरीर होता है उसके अविनाभावी रूप से बंधन और संघात
ये प्रकृतियां है, यदि अबंधुदया, इनको नहीं गिनना। बड़ा अबंधुदया मतलब इनका बंध नहीं होता और ना उदय होता है, ऐसा अर्थ नहीं करना है यहां पर। इनकी गिनती नहीं करना, समझ रहे सब? तो नामकर्म की कुल 93 प्रकृतियां होती है, जिसमें 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संगात होता है। तो जिसमें आप एक में ही गर्भित कर लीजिए, बंधन का जो शरीर कहा वही उसी क्वालिटी का बंधन होता है और उसी क्वालिटी का संगात होता है। मैंने आपको उदाहरण दिया था शरीर बंधन संगात समझने के लिए। शरीर मतलब जस्ट वो परमाणुओं का ढेर, बट इन ए डेफिनेट फॉर्म, मेश। मैं हमेशा इसलिए कहता हूं ताना और बाने के समूह को वस्त्र नहीं कहते। धागों का मात्र समूह नहीं है, वो प्रॉपर इंटरमेश है उनका। वो समूह सापेक्ष समूह है, वो इंटरवोवन। आप समझ रहे हैं? तो वो वस्त्र नाम पाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, एक पर्टिकुलर सेट होना, एक परमाणुओं का ढेर जैसे बालू का ढेर, ऐसा शरीर होता हमारा यदि बंधन ना होता। तो बंधन है तो ये पास आए हैं एंड दे आर यूनाइटेड टुडे, ये पास में है। लेकिन इतना यूनिफॉर्म, इतना वो फिनिशिंग प्रॉपर दिख रही है, वो बंधन का श्रेय नहीं, बंधन को श्रेय नहीं जाएगा इसका, क्योंकि बंधन ने इतना किया कि तीली के लड्डू समान हो गए ये। लेकिन ऐसा भी तो नहीं दिख रहा है, रफ एकदम। तो ये जो सॉफ्ट फिनिशिंग हुई है आटे के लड्डू समान, इसके लिए संघात रिस्पॉन्सिबल है। संघात एकदम प्लास्टर करता है उसको। ये 3 प्रकृतियां, शरीर, बंधन, संघात। और ये फिनिशिंग के कारण ही हम कदाचित पकड़ नहीं पाते, अणु अणु अलग है, इतना प्रॉपर फिनिशिंग है उसको। ठीक है, देखिए, तो जो देह है वही बंधन, वही संघात होता है। तो अविनाभावी रूप से वो समझ लेना। तो 10 को गौण करो, कुल प्रकृति कितनी हो गई? 148 में से 138, 10 माइनस करिए हमने। ठीक है, चलिए देखिए, तो भेद रूप अब ऐसा चार्ट बनेगा, इसका 3 कॉलम बनेंगे प्रॉपर। 3 क्यों 6 बन सकते हैं वैसे। बंध के 2, उदय के 2, सत्ता के 2, 2 इसलिए, एक भेद विवक्षा, एक अभेद विवक्षा, ऐसे 2 अभेद भेद विवक्षा में चलेगा। तो 148 ये उदय में आने योग्य, आपका ध्यान नहीं है, क्या बात है, आपका ध्यान नहीं है। 148 है उदय में आने योग्य प्रकृतियां। भेद रूप से उदय के कॉलम में लिखना है, उदय भेद, और अभेद रूप से एक मिनट, ऐसा नहीं, रुकिए। 6 कॉलम बने हैं, वो तो ठीक बने हैं। अभी लेफ्ट में 7वां कॉलम लेफ्ट में आएगा, अपन कर्म वाइज नहीं बोल रहे ना। ऐसा करो, कर्म का एक कॉलम लिखो, पहला बड़ा, तो इसमें आएगा ज्ञानावरण, दर्शनावरण। अपन क्रमानुसार चलते हैं। एक ज्ञानावरण की कितनी प्रकृतियां उदय में आने योग्य और बंध में आने योग्य होती है? 5-5। इसलिए सत्ता में भी कितनी होती है? 5। सब 5-5-5 लिखेंगे। इसमें भेद अभेद सबको 5-5-5 लिखते जाओ, इसमें कोई संक्षिप्तीकरण नहीं होता। दर्शनावरण में क्या लिखेंगे? 9-9-9-9 बराबर। ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण। वेदनीय में सब जगह 2-2-2-2 आएगा। ठीक है, उदय में आने अपेक्षा 2, बंधने भी अपेक्षा 2, और इसमें कोई भेद अभेद की कोई बात ही नहीं। और सत्ता में भी 2 पड़ी रहेगी। ये मोहनीय की अभी चर्चा करते हैं। अभी अपन गाथा वाइज नहीं चल रहे हैं, अभी कर्म वाइज चलने लग गए अपन। क्यों? फिर टेबुलर फॉर्म में लाने के लिए दिक्कत होगी ना फिर अपने को। अभी मैं कर्मानुसार चल रहा हूं, मैं गाथा अनुसार अभी नहीं चल रहा हूं। अपन अभी गाथा भी पढ़ेंगे। मोहनीय का पहले मैं आपको बता दूं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय हुआ। अभी मोहनीय को देखते हैं हम। मोहनीय की देखिए, इसमें थोड़ा फर्क पड़ता है, इसी में फर्क पड़ेगा। इसमें मोहनीय की कुल 28 प्रकृतियां आप सब जानते हैं।
दर्शन मोह संबंधी 3, चारित्र मोह संबंधी 25। तो इस प्रकार 28 प्रकृतियां हैं, वे उदय में आने योग्य है। और बंधने योग्य प्रकृतियां, 2 प्रकृतियां बंधती नहीं है कभी, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। सत्ता में तो पाई जाएगी, लेकिन तो सत्ता की अपेक्षा तो 28 ही मिलेगी, उदय की अपेक्षा भी 28 मिलेगी। ध्यान रखना, उदय और सत्ता का कॉलम सेम बनाना है आपको, सेम। क्यों? जो सत्ता में पड़ा है वो तो उदय में आ ही सकता है, ठीक है। बस बंध में और सत्ता में अंतर पड़ेगा। जो सत्ता में है वो कभी बंधा होगा, कोई जरूरी नहीं। फिर ऐसे कैसे सत्ता में आ गए? वो ऐसे आ गए, टूट गए ना अंदर के अंदर, तो अभी सत्ता पूर्वक उदय में आ सकता है। एक कितने जन बात को फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, कोई बात नहीं है इसमें। अभी नई बात थोड़ी बीच में बताता हूं, थोड़ी प्रकरण से हटकर भी है, थोड़ी प्रकरण से जुड़कर भी है। मैंने पहले कभी आपको बताया होगा, दर्शन मोह का अखंड पिंड 4 दिन पहले चर्चा आई थी। अनादिकाल से सभी जीवों के पास ये मोह रूपी पिशाच, जिसको समय सार की चौथी गाथा की टीका में बोला कि जो संसार के समस्त जीव जोते जा रहे बैल की भांति, ये मोह रूपी पिशाच मतलब दर्शन मोह। अब ये सबसे पहले जब सम्यक्त्व होता है, प्रथमोपशम सम्यक्त्व चर्चाई जनतेन, यंत्र के माध्यम से जब दला जाता है ये दर्शन मोह, तो 3 टुकड़े इसके हो जाते हैं। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, 3 टुकड़े हो गए। अभी तो सत्य में तो सब पड़े हैं, अभी ये फिर आ गए मिथ्यात्व में। सत्य में अभी भी 3 के 3 पड़े, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। मैंने कहा था पल्ले का असंख्यात्व भाग गुजर जाए, अर्थात असंख्यात वर्ष गुजर जाए, वेदक प्रायोग्य काल खत्म हो जाए, तो फिर ये तीनों प्रकृतियां 2 रूप होगी, फिर 2 एक रूप होगी। सम्यक प्रकृति उद्वेलित होगी सम्यक मिथ्यात्व रूप, सम्यक मिथ्यात्व उद्वेलित होगी मिथ्यात्व रूप। कितने जन ने बात को पकड़ा? इजी है, उस दिन का प्रकरण है, चिन्मय नहीं पकड़ रहे क्या? क्या है, 8वीं वाले बच्चे पकड़ रहे सब, ये दिक्कत है। और 8वीं वाले बच्चे उस दिन थे भी नहीं। एक क्या बोला मैंने? सिद्धांत तुम खड़े रहो, बोलो तुम अच्छे से। जब पल्ले का असंख्यात्व भाग निकल जाता है तो जो सम्यक प्रकृति है ना, वो सम्यक मिथ्यात्व रूप हो जाती है, और फिर जो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है वो मिथ्यात्व रूप हो जाती है। शाबाश। इसको मैंने एक शब्द का प्रयोग किया शास्त्रीय, उद्वेलित। अब मैं उद्वेलना क्या है थोड़ा मैं बताता हूं अभी आपको। मैंने उद्वेलना का अर्थ बताया तो उकेलना, मैंने उदाहरण दिया था रस्सी का उकेलना। रस्सी जैसे तीनों से बनकर बनी है, छोटी बनाते ना वेणी, वैसे रस्सी बनाते हैं ना, तो सब मिलके फिर उकेलना चालू होती है। वो कोई एक जॉइंट खुला रहा उसका, यदि नॉट नहीं आई हो उसको, तो फिर उकेलना चालू होती हो। उसी प्रकार यहां पर उद्वेलना होती है। मतलब क्या होता है? ये अन्य रूप संक्रमित होना चालू होती है प्रकृतियां। समझ रहे? संक्रमित मतलब सम्यक प्रकृति ये सम्यक मिथ्यात्व रूप संक्रमित हो गई, और सम्यक मिथ्यात्व फिर मिथ्यात्व रूप संक्रमित हो जाएगी, फिर अखंड पिंड बन जाएगा। ये इसको कहते हैं उद्वेलना। एक प्रश्न उभर कर आ रहा होगा आप लोगों को, वो क्या है? प्रश्न ये है, फिर संक्रमण और उद्वेलना तो एक ही हुआ? तो इसके लिए कुछ विशेष बात बताता हूं मैं। ऐसा है, संक्रमण और उद्वेलना में थोड़ा फर्क पड़ता है। संक्रमण होता है जीव के परिणामों के निमित्त से, उद्वेलना के लिए कोई परिणाम नहीं चाहिए, बाय नेचर होता रहता है। कैसे होता है? देखिए, वो बस मिथ्यात्व में आया, क्या क्या जीव ने मिथ्यात्व में आया, वो पर्टिकुलर पीरियड बाद वो 3 प्रकृतियों में से सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व उद्वेलित होना चालू हो गई। उसने क्या किया? उसके लिए कुछ नहीं किया, इसमें कोई परिणामों का संबंध नहीं। और जिसको संक्रमण कहते हैं, जैसे साता असाता रूप संक्रमण होता है, उसमें जीव का तीव्र मंद परिणाम से संबंध रहता है। उद्वेलना में जीव के परिणामों का कोई संबंध नहीं रहता है। उद्वेलना कुल 13 प्रकृतियों की होती है। कितनी? घबराओ मत, कठिन बिल्कुल कुछ नहीं है।
कितनी प्रकृतियों की, फिर मैं 8वीं वालों को ही पूछूंगा कितनी प्रकृतियों की, ये आपको नहीं पढ़ाया था मैंने, ये ध्यान से सुनना। ये 13 प्रकृतियां कौन कौन से जिनकी उद्वेलना होती है? एक तो अभी 2 बताई मैंने, सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति। वो उद्वेलित होने के लिए क्या होना पड़ता है सूर्यांश? कुछ नहीं होना पड़ता है, कोई जीव के परिणाम से नहीं होता वो, बस वो पतन हुआ, उद्वेलना चालू हो गई। उद्वेलना मतलब अब ये उदय में नहीं आएगा, खत्म ही होएगा। उदय में आए बिना खत्म होना उद्वेलना। और 2 प्रकृतियां लिख लो, आहरक द्विक। व्हाट इज आहरक द्विक? एच, ये देखो, ये क्या नाम है तुम्हारा? अर्पित है क्या? ये क्या है? मन नहीं लग रहा है क्या? क्या बात है, घर में कोई तकलीफ है क्या? फोन होना आया था क्या? आहरक द्विक मतलब क्या? अर्पित। ध्यान ही नहीं है ना तुम्हारा, तुम क्या बोलोगे? नहीं तो कोई ऐसा प्रश्न है कि 8वीं वाले को खड़ा करते हैं, बोलो आहरक द्विक, तुम बोलो, पर्पजली तुमको पूछ रहा हूं, तुम बोलो बोलो। आहरक शरीर और आहरक अंगोपांग। ये अर्पित, इससे पढ़ लेना बाद में। आहरक शरीर और आहरक अंगोपांग, ठीक है। ये आहरक द्विक को एक संज्ञा है। मैं अभी क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। होता क्या है इसमें, जैसे आहरक शरीर का बंद किया, कौन कर सकता है बंद? कौन करता है? मुनिराज। आहरक रिद्धि का बंद, रिद्धि तो जब, अब प्रयोग तो नहीं, प्रयोग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बंद हो रहा है। तो बंद होता है 7वें गुणस्थान में। 7वें गुणस्थान से बंद होगा 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक। सेम तीर्थंकर प्रकृति का भी वही तक बंद चलता है, 8वें से 6वें तक, बस उसका 4थे से प्रारंभ हो सकता है। अभी देखिए आहरक द्विक की क्या प्रॉब्लम है। तीर्थंकर और आहरक द्विक को अगल बगल में खड़ा करो थोड़ा। ये तीर्थंकर प्रकृति बंदी किसी को, कब बंधेगी? ये बोलो, कब बंधेगी तीर्थंकर प्रकृति? तीर्थंकर की पत्नी, क्या बोल रहे हैं ये? पद्मनंदी क्या बोल रहा है? क्या बोल रही है? तीर्थंकर का पद मिलने पे। पद मिलने पर बोल रही है। अरे तीर्थंकर प्रकृति कब बनती है बोलो? 4थे से लेकर 7वें तक बनना चालू हो सकती है, और कभी भी चालू हो, बनती रहेगी 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक। ओके, ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन है। आगे बढ़ते हैं। ये तीर्थंकर प्रकृति के बंद के आपने व्यवहार देखा। तीर्थंकर प्रकृति जिसको बंधेगी वो अनिवार्य रूप से उदय में आएगी। वो बराबर रास्ता रोको करने वाली है। आगे 13वें पे जाएंगे, बिल्कुल आकर धमकेगी, बहुत सारी पैकेज लेके आएगी तुम्हारे लिए। फिर खूब घूमना, यहाँ बहुत कार्यक्रम होंगे तुम्हारे यहाँ देश विदेश में। समझ में आता है? अनिवार्य है। अभी आहरक प्रकृति का क्या है समझ लो। आहरक प्रकृति का बंद हुआ कब? 7वें 8वें में। 7वें से बनना चालू हुआ, 8वें के 6वें भाग तक बंधा। अभी देखिए, वो जीव 7वें 8वें में बांध रहा है प्रकृति, श्रेणी चढ़ा। 8वां मतलब श्रेणी की बात थी, और बाय चांस वो एक शपक श्रेणी चढ़ रहा था। अब निकलना है इसको बाहर। अब कब तो उदय में आएगी वो प्रकृति? आएगी क्या अभी प्रकृति उदय में? वो खत्म हो गया अभी वो प्रकृति, डिसॉल्व। कोई रिद्धि विद्धि क्यों? देखो उल्टा इसका गणित, ये बंद होता है इसका आगे 7वें 8वें में, और उदय में आता है 6वें में। उदय में आने के लिए घूमना पड़ता है बैक, और ये तो सीधा आगे ही आगे बढ़े, तो ये खत्म हो जाएगी। लेकिन मुझे और एक बात कहनी है। ये तो ऊपर निकलने की बात हुई, और एक केस में उद्वेलना का मुझे बताना है। उद्वेलना का मूल तो कब उद्वेलित होती है आहरक द्विक प्रकृति? सत्ता में पड़ी है किसी के, 6वें गुणस्थानवर्ती मुनि है, ग्रंथ लिख रहे, सब है, अभी सत्ता में पड़ी है, जब चाहे प्रयोग कर सकते हो उसका। अचानक आ गए असंयम में, बस असंयम में आए, ये 2 प्रकृति आहरक द्विक ये उद्वेलित होना चालू होती है। मतलब ये नलिफाई हो जाएगी। ज्यादा काल यदि असंयम में रहेंगे, गया वॉश, एज गुड एज नथिंग नाउ।
एक पर्टिकुलर काल है इसका, ये पल्ले के असंख्यात भाग जैसा आपने उनको कहा ना, ऐसे इसका भी कोई डेफिनेट काल होगा नहीं है मेरे पास। वो होगा कहीं देख पढ़ने में नहीं आया, अनुमान से बोल रहा हूं, होगा कहीं तो होगा। कितनी प्रकृति हुई उद्वेलना वाली? अभी आगे नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गति देव गत्यानुपूर्वी, वैक्रिक शरीर वैक्रिक अंगोपांग। कितनी हो गई ये प्रकृतियां? 8 और एक बच रही है ना। इनकी उद्वेलना कैसे होगी? देखिए, कोई पंचेंद्रिय जीव है, वो आ गए एक इंद्रिय में, मर के एक इंद्रिय में। अब उसके सत्ता में सब था अभी तक ये। अभी जितने भी ये प्रकृतियां गिनाई मैंने, कितनी गिनाई? 8। उच्च गोत्र और डाल दो उसमें, 9 कर दो, कितनी हो गई अभी? 13। ये सब की सब 9 प्रकृतियां, ये सब उद्वेलित होना चालू होती है। कब? एक इंद्रिय में आने पर। क्यों? अभी कोई सोर्स नहीं, बहुत टाइम तक, और बहुत काल यदि बीत जाए उसका, यह सब वॉश हो जाएगा। सब इसका उच्च गोत्र बांधा वाला, देवगति बांधे वाली, सब माइनस हो जाएगा। अभी मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी, देवगति गत्यानुपूर्वी, बोलो नरक गति गत्यानुपूर्वी, बोलो उच्च गोत्र, वैक्रिक शरीर अंगोपांग। क्योंकि नरक में जाता, देव में जाता, तब तो ये 2 काम में आते, अब उसको उद्वेलित होना चालू होते हैं। मैंने आपको उद्वेलना का अर्थ बता दिया। उद्वेलना साधारण संक्रमण नहीं है, ये टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर लैप्स हो जाए तो फिर अपने आप वो एक में होना चालू होती है, अन्य रूप परिणमित होना चालू होती है, संक्रमित। चिन्मय तो सब समझ ही रहा होगा, बहुत अच्छा। अपने जाने क्यों किसी को ऐसे बच्चे कुछ बिल्कुल ही उनको मन ही नहीं लगता इसमें, और ये दिमाग को इस उम्र में यदि प्रॉपर कुछ नहीं होगा विषय, तो अविषयों में भटके बिना रहेगा नहीं। फिर ये पक्की बात है, एकदम पक्की, समझ रहे? चलिए, कहां तक आए? हाँ, अभी अपनी प्रकृतियों को देखना है अपने को। अपना मूल प्रकरण चल रहा है, कौन सा? मोहनीय का। मोहनीय का मैंने आपको बताया कि मोहनीय की बनते समय 26 बनती है, उदय में आते समय 28 आती है। सम्यक प्रकृति अलग से उदय में आती है, तो क्षयक्षमिक सम्यक तो गुणस्थान बनता है, गुणस्थान नहीं, क्षयक्षमिक सम्यक तो भाव बनता है। गुणस्थान तो कोई भी हो सकता है, और सम्यक मिथ्यत्व का उदय आए तो तीसरा गुणस्थान बनता है। और फिर न बहुत टाइम तक के लिए नहीं हो कुछ भी, उदय में आए तो उद्वेलित हो जाएगी वो। चलिए आगे। अब ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय हो गए। अब आयु कर्म की 4 सब जगह लागू होगी। बंध में, उदय में, सत्ता में, भेद रूप अभेद रूप सर्वत्र। आयु में भी कोई नवीनता नहीं पड़ेगी, नाम में थोड़ी नवीनता पड़ेगी। अब गोत्र ही बचेगा क्या फिर, और अंतराय बचेगा क्या? अंतराय की भी 5 प्रकृतियां है। बंध में, उदय में, सत्ता में, भेद में, अभेद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज। गोत्र की 2 प्रकृतियां, बंध में, उदय में, सत्ता में, भेद अभेद अपेक्षा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाम कर्म को थोड़ा टैकल करते हैं अभी, बाकी सब हो गया अपना। पूरे गाथाओं का भाव हो गया है, 4 गाथाओं का, बस नाम कर्म को देखते हैं। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां है। ओके, उदय में आने योग्य और भेद विवक्षा, एक कॉलम सेट हो गया। अभी यदि इसका अभेद करेंगे तो 10 प्रकृतियों का अंतर्भाव हो गया। ये उद्वेलना नहीं बोल रहा हूं मैं, अभी ये अंतर्भाव बोल रहा हूं मैं। ये 5 बंधन और 5 संघात का 5 शरीर में अंतर्भाव हो गया। होता है ना, कभी बच्चों के साथ माँ बाप फ्री होते, कभी माँ बाप के साथ बच्चे फ्री होते। फ्री मतलब नहीं समझे आप? नहीं समझे? मैंने उदाहरण दिया था, बोल सकोगे? बोलो। देखो, ये बिल्कुल पहले हफ्ते में दिया हुआ उदाहरण है, ये अप्रैल में आया था तब दिया हुआ उदाहरण है। और कौन से प्रसंग में दिया ये भी बोलोगे? मतलब उसमें दिया था,
ठीक है। जैसे बर्थडे पार्टी में बुलाया तो बच्चे को बुलाया तो उसके साथ मम्मी पापा भी आ जाते हैं। हाँ, और शादी में मम्मी पापा बुलाया तो उनके साथ बच्चे भी आते हैं। बराबर। बर्थडे को मैं कोई चारा पानी नहीं डाल रहा हूँ ग्रहित मिथ्यात्व को। आपको इसको स्ट्रिक्टली, इसमें आपको बहुत शार्प रहना चाहिए। ये दोनों हाथ लड्डू, दोनों डगरी पर हाथ चलने वाली की रीति नीति ये बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। हम इतने अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, हम इतनी ओछी बात और इतनी नैरो माइंडेडनेस हमको नहीं रखना चाहिए। अपनी कोई इतनी सी पर्याय नहीं है, अनादि निधन है। मुझे आश्चर्य तो ये होता है लोगों को पता कैसे चलता है अपना कोई बर्थ डेट। अपन को कभी ना कभी अपने लिख किया होगा, पता ही नहीं, चलने का काम ही नहीं रखना। मैं इतने दिन रहा सब जगह, किसी को ही पता नहीं कि बताने का कोई काम ही नहीं। और 10 दफे कोई पूछे कि मतलब क्या है बताने का, और उसी को उजागर कर करके, ऐसे प्रसंग उजागर कर करके तन निसर्गा दधिगमाद्वा, ये अधिगमज साधन है सब काय के, मिथ्या दर्शन के। ये कोई सम्यक दर्शन नहीं होगा आपको, इसमें समझ में आता है। ये सम्मेलन आदि जितनी भी प्रक्रिया है, ये सम्मेलन उचित है जो राग के अभाव का कोई बात हो। जहां पर कहाँ तक आए, मैंने तो एक उदाहरण दिया कि बच्चे मात्र जहां पर इनवाइटेड हो, मान लो स्कूल्स में बच्चा है तो उनके माता पिता बिना बुलाए आएंगे, और माता पिता को कोई इनवाइट करने आया कि आपको कल जरूर पधारना है भोजन करने के लिए, वो बच्चा आकर रोता नहीं है, मुझे तो आमंत्रण ही नहीं दिया। तेरे को कौन पूछता है, तेरा हमारे पीछे तो तुम्हारे पूछे पूरी। तो कभी किसी का किसी में अंतर्भाव, कभी किसी का किसी में अंतर्भाव। यहाँ पर शरीर में बंधन और संगत का अंतर्भाव हो गया। ये 10 प्रकृतियां घट गई। एक अभी सेकंड आगे देखिए, सेकंड लाइन, वर्ण चौके अभिन्न, वर्ण चौके, वर्ण आदि चतुष्क, स्पर्श रस गंध वर्ण। ये वर्ण चौके कहकर ये अंत दीपक की तरफ से बात करना चालू करी है इन्होंने कि स्पर्श रस गंध वर्ण ये 4 में वे 20 गर्भित करना। ये कोमल कठोर आदि आदि ये स्पर्श के 8 भेद, और ठंडा गर्म ये हो गया, फिर खट्टा मीठा आदि वे 5 भेद, फिर सुगंध दुर्गंध और काला पीला नीला वाला। तो ये सब 20 इन 4 में बिठा दो, 16 और कम हो गए। कितने हो गए कुल? 67। कितने हो गए? 67 हो गए। तो बराबर वो ये कितने में से कम किए? 93 में से। 93 में से कितने कम हुए? 26 कम हुए, तो 67 आए। 67 हो गए ये। हाँ, इसमें तो उदय में आने अपेक्षा और बंधने योग्य, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। इसमें देखिए अभी गाथा में पढ़ते हैं, देखिए अभिन्ने गही दे चत्तारी बंधुदय। ये चत्तारी का अर्थ क्या लिया? कौन 4? अरे 4 कौन से हैं? नहीं, तो फिर ये चौके क्या बोल रही है? वर्ण आदि 4 में इन सबको गर्भित कर लेना। फिर 4 2 बार काय के लिए लिखा उन्होंने? 4 बंद और उदय में ग्रहण करे। ठीक है, ठीक है, 4 बंद और उदय में इनको गर्भित करे, ऐसा लिखा। ठीक है, आगे पंचनव दोण्णी। पंचनव दोण्णी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, 26 समवी, मोहनीय। ये बंद योग्य का प्रकरण चल रहा होगा ना। ये चौरो कमेण 67, चौरो आयु, 67 67 नाम कर्म, दोन्नी गोत्र, च पंच अंतराय, ये भणिया एदाओ बंद पैडी, बंद अपेक्षा। आगे पंचनव मात्र 35 और 36वीं गाथा देखो, बंद और उदय इतने शब्दों का अंतर पड़ा है बस। और कौन से शब्द का? 26 और 28 बनने योग्य, 26 उदय में आने योग्य 28, इतना फर्क पड़ गया। 37वीं गाथा में, 37वीं गाथा देखते हैं। अब ये एक प्रकार से टोटल कर रहे हैं, ग्रैंड टोटल अंतिम कॉलम बना रही है। ये बताएंगे बंधने योग्य संक्षेप शैली में 120 प्रकृतियां, उदय में आने योग्य 122 प्रकृतियां।
कुल मिलाकर अभी करेंगे तो 146 बंधने योग्य, 148 उदय में आने योग्य, विस्तार और संक्षेप करेंगे 120 122। तो घबराना नहीं, कभी कोई बोलेगा 120 कर्म प्रकृतियां ज्यादा से ज्यादा बनती है, कभी कोई 146 बोलेंगे, तो ये कोई घटा के नहीं बात कर रहे हुए, वो गर्भित करके बात कर रहे हुए। ठीक है, पहले गुणस्थान में कितनी प्रकृतियां बन सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? 120। नाना जीवों की अपेक्षा कथन है, एक जीव की अपेक्षा यदि लगाते हैं तो इतनी तो कभी भी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती, कोई बताएगा? अरे 4 आयु है, 4 आयु क्या चारों बंदेगी क्या? मतलब ये सब फर्क पड़ता जाएगा। और 120 में से कम 3 तो कभी नहीं बननी उसको, पहले वाले को। तीर्थंकर और हरकद्वीप ज्यादा से ज्यादा 117 प्रकृतियां ही बन सकते पहले गुणस्थान में। बोलो, कोई तकलीफ? ठीक है, चलो आगे। अभी देखिए 37वां गाथा। भेदे छा दाल संयम, छा 6, दाल 40, संयम 100, 146 प्रकृतियां। ये क्या बताएंगे? बंधने योग्य। इधरे बंदे हवंती 20 संयम, 120। इसको अभेद रूप से 120 देखो। भेदे सव्य उदय और भेद रूप से सब मतलब 148, वो 2 मिलाकर। वह 20 संयम, वह 20 संयम 122। वह मतलब बा मतलब 2। स्वयं अभेदम्मी 38वीं गाथा देखिए। अभी इसमें नया कुछ थीम नहीं मिलेगा, सत्ता की अपेक्षा प्रकरण है, तो सत्ता में तो जितना उदय में आएगा उतना सत्ता में आएगा। 148 के 148 और अभेद रूप से कहो तो 122। पंचनव दोन्नी 28। ये देखिए गाथा 36 और 38 दोनों को मैच करते चलो आप। पंचनव दोन्नी 28 चौरो कमेण ते नवदी। वहां पर 67 लिखा था, यहां पर ते नवदी लिखा। इतना फर्क पड़ गया, वो संक्षेप विस्तार का फर्क पड़ गया, भेद अभेद का। दोन्नीय पंचय भणिया एदाओ सत्त पैडियो। ये सत्ता अपेक्षा से ये पूरा भेद हो गया, ये हमारा पूरा चार्ट हो गया। किसी को कोई प्रश्न होगा तो इसमें पूछ सकते हैं। पहले गुणस्थान में ज्यादा से ज्यादा नाना जीवों की अपेक्षा 117 प्रकृतियां बन सकती है, उससे ज्यादा कदापि नहीं। ठीक है, और तीर्थंकर हरकद्वीप ये 3 प्रकृतियां पहले में नहीं बनती। ठीक है, फिर नीचे आया दूसरे गुणस्थान में -16 करना पड़ेगा नाना जीवों की अपेक्षा, और तीसरे में आया -25 करना पड़ेगा। ठीक है, और 4th में आया तो कुछ प्लस भी करना पड़ेगा। अभी तीर्थंकर प्रकृतियां बनना चालू होगी, जो अभी तक नहीं बन रहे थे वो बनना चालू भी होंगे। ठीक है, ऐसे थोड़ा फर्क पड़ता जाएगा उसमें। ठीक है, देखिए कोई प्रश्न? क्या बात है? ठीक है, अपना ये हो गया है। अभी एक नया प्रकरण चलेगा, उसको फ्रेश मूड में अपन प्रारंभ करेंगे, कल ही प्रारंभ करेंगे उसको। अभी बस करते हैं 39th 40, ये 2 गाथा है, ये हम कल देखेंगे। ओम नमः।